तो यहाँ पर लोकल में जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। आज विवेक जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या चुनावी गणित इस बार का लग रहा है। जिस तरीके से 88 जो है सीटों पर मतदान चल रहा है 13 राज्यों में, आज दूसरे चरण का, क्या अलग लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका। अगर गाजियाबाद की बात करें तो जो इस समय भाजपा का कैंडिडेट है वो गाजियाबाद से सांसद भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि भैया जब कोरोना काल चल रहा था तो वो गायब थे, फ़ोन उनके बंद थे, ऑक्सीजन का पता नहीं, हॉस्पिटल में बेड का पता नहीं, इसलिए काफ़ी जनता उनसे नाखुश है। वहीं पर जो वीके सिंह जो पहले सांसद थे, उनकी पूरी की पूरी लॉबी वो भी इनसे गुस्सा है। वो पूरी ठाकुर लॉबी इनसे इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि भैया जो उनका वोट बैंक था ठाकुर और ब्राह्मण का, ये खिसकता जा चुका है। वहीं पे अगर दूसरी पार्टी जो कांग्रेस है उसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डॉली शर्मा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि कोरोना काल में वो खाना और ऑक्सीजन सारी चीज़ें बांटती हुई नज़र आ रही थी। आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी जो समय हो रहा है मोटा मोटा अभी 12 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद आप किसी भी बूथ पे चले जाना कांग्रेस के, क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा और जो पब्लिक अभी नमाज पढ़ रही है वो आके कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली है। ये मोटा मोटा सारा एनालाइज बता रहा हूँ। वहीं पे अगर अभी आप जाएंगे तो शायद भाजपा के बूथ आपको मजबूत आए दिखाई दें, क्योंकि सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो अभी वोट डाल के चले जाएंगे। लेकिन यहीं पे 2 बजे के बाद देखोगे तो कुछ चीज़ें कुछ और नजर आएंगी। मतलब वोटिंग ट्रेंड को लेकर के आप कह रहे हैं कि ये समय के हिसाब से दिखता है, जो दिख रहा है। देखो, सबको मालूम है कौन किसका वोटर है, कौन सी जाति किसको सपोर्ट करने वाली है, कौन सी जाति किसको सपोर्ट कर रही है, ये सीधा सीधा खुला हुआ वो है। 2 बजे के बाद आप देखना सारे कांग्रेस के बूथ भरे भरे नजर आएंगे। जो वहाँ के मूल कुछ 2-3 लॉबी हैं वो जो वोट देती है वो देने का काम करेगी। वीके सिंह जो पिछली बार जो सपा बसपा का गठबंधन था उसे 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है? भाजपा के अतुल गर्ग जी जो है, अतुल गर्ग का विरोध है यहाँ पर। अगर ठाकुरों में देखें तो यहाँ बसपा का कैंडिडेट है, ठाकुर है, और ठाकुर लॉबी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है यहाँ पे, और उन्होंने तो कसम ले ली है कि इस बार हम भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी आपको शायद दिखाई दे कि भाजपा का बूथ मजबूत है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 बजे के बाद ये चीज़ें आपको नज़र बिल्कुल उल्टा दिखाई दे। पिछली बार जो रहा 102 सीटों पे, उसमें कहा गया वोटिंग प्रक्रिया बहुत स्लो थी। अलग अलग पार्टियों ने सबने कहा कि जो है अब इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। इससे क्या घाटा होगा अगर वोटिंग प्रक्रिया स्लो रहती है? आपको क्या लग रहा है? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले चरण में वोटिंग कम हुई, इसका मतलब कुछ लोग नाराज़ हैं और जो ये चाहते हैं कि हाँ सरकार बदले या फिर कुछ बदलाव हो, वो लोग वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा मन नहीं है कहीं और। तो ये दोनों पार्टी को यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट में होगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए वोट नहीं डलेगा तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन मोटा मोटा जो ये देखा जा रहा है कि जो लोग खुश नहीं है वो वोट डालने नहीं आ रहे हैं, जो खुश नहीं है वो किसी और को देना नहीं चाहते, और जो डाल रहे हैं वो एक तरीके से परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। तो ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पूरी गाजियाबाद सीट में 20 दिन का आकलन देखा है और लोगों से बात करी है, ये सारी चीज़ें ले ला के पब्लिक ये कह रही है कि हम डालने जाएंगे तो शाम को आराम से डालेंगे, और कोई किसी को बताता नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्ची उठा रहा है कांग्रेस के यहाँ से तो वो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देगा, या भाजपा से जो पर्ची उठा रहा है, क्योंकि समाज को देखकर भी क्या पता बूथ किसी और से पर्ची लेके वोट कहीं और जा रहा हो। प्रधानमंत्री का जो बयान आया आक्रामक तरीके से अचानक से प्रथम चरण के बाद, तो इसका कितना असर होगा? इसका जो ऐसा तो नहीं कि लोग निकलना शुरू हो जाएंगे भाजपा के लिए वोट डालेंगे, इसके बयान मुश्किल है क्योंकि 10 साल हो गए हैं और पब्लिक चाहे किसी की कितनी, मैं भी अगर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टर हूँ ना तो एक हद तक मैं आपका साथ दूंगा। एक बार मुझे पता चल जाएगा कि यार ये तो जुमले हैं यार, बार बार यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मुझे धोखा मिल रहा है, तो शायद मैं आपका साथ ना दूं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। बार बार बोला जाता है, एक चुनाव आयोग ने बोला कि भैया धर्म पे वोट नहीं मांग सकते, जात पात इन सब चीज़ों पे वोट नहीं मांगना है, एक प्योर चुनाव लड़िए। लेकिन उसके बाद इस तरीके से बोलना कि भैया जो घुसपैठिए हैं वो आ जाएंगे, एक कम्युनिटी को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करती थी पुरानी पार्टी, या फिर जो भी धर्म के मुद्दे हैं, क्या खाना है, मछली मीट, ये जो सारी चीज़ें, इससे पब्लिक एक हद तक पहले परेशान थी कि भैया पहले ऐसा हो सकता था कि ये हमारे पे हावी हो जाएंगे। लेकिन अब सब पढ़े लिखे हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, 2 मिनट में पता चल जाता है कि भैया कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, क्या मंशा है। और इससे सारा का सारा, खासकर गाजियाबाद की सीट पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाईचारा काफ़ी अच्छा है।
तो वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके जयंत चौधरी चले गए आरएलडी से भाजपा में, और उसके बाद बसपा भी इस बार कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई दिख रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं। आपका क्या आकलन है, आप जब फील्ड में जाते हैं क्या लोग? अगर आप बसपा के कैंडिडेट देखेंगे तो पहले ऐसा होता था, अगर अखिलेश यादव या गठबंधन मुस्लिम कैंडिडेट उतारती तो मायावती भी वही सेम कैंडिडेट उतारती थी। लेकिन इस बार आप विपरीत देखेंगे, इस बार अगर किसी जगह भाजपा ने ठाकुर उतारा है तो मायावती ने ठाकुर उतारा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विपक्ष का जो है गठबंधन है उसका वोट काटना चाह रही है। मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है इस बार कहीं ना कहीं मायावती ऐसे कैंडिडेट उतारी हैं जिससे भाजपा को दिक्कत हो, जो भाजपा से नाराज है वो बसपा में जाए। लेकिन इससे क्या होना है कि जो तीसरी पार्टी है शायद उसका वोट बैंक ज़्यादा मजबूत हो। तो इस बार ये कहें कि मायावती टक्कर में लड़ रही हैं, अच्छा लड़ रही हैं, वो नो डाउट, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार भाजपा को दिक्कत है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस पर अटैक हो रही है बीजेपी की तरफ से। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार काम आ रहा है, कुछ अलग अंदाज में बना हुआ आपको लग रहा है? जब से राहुल गांधी ने अपना मतलब कन्याकुमारी या फिर पूरा जो भी रोड शो उनका चला है, 2 बार की हो गई है यात्रा, हाँ 2 बार की यात्रा है, तो ग्राफ तो उनका मजबूत हुआ है। पहले की जो छवि थी कि भैया नासमझ है, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, तो युवाओं के दिल में घर जरूर किया है उन्होंने। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। शायद इस चुनाव में परिणाम वैसे ना आए, लेकिन अगले जो हों उसमें तो राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नजर आएंगे, ये इसमें कोई दोराई नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं न्याय पत्र का कितना असर देखने को मिल रहा है? जो न्याय पत्र जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उन्होंने देखा कि भैया महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलना या फिर जो भी स्कीम है उनकी, जिसने पढ़ा है कहीं ना कहीं दिमाग में ये ज़रूर है कि कुछ नया और अच्छा होने वाला है। धर्म की राजनीति से अलग कोई बात कर रहा है तो ये भी चीज़ है, और जिसको धर्म की चाशनी से ही वोट देना है उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं यूथ हूँ, अगर मेरी बात कोई सुनेगा तो मैं ये चाहता हूँ वो समझे कि भैया धर्म सब कुछ नहीं होता है, धर्म सिर्फ अपने और हमारे लिए होता है। और मोटा मोटा ये है कि भैया विकास जब होगा, शिक्षा जब होगी, तभी देश का उद्धार होगा। 190 सीटों पर जो मतदान हुआ है इन 2 चरणों में, मतलब हो रहा है, आज खत्म हो जाएगा, इसका क्या आकलन रह रहा है? क्या कितने % वोट बीजेपी को, आपके हिसाब से कितनी सीटें निकल रही हैं, कितने % सीटें निकल जाएगी? अभी अगर मोटा मोटा देखें तो भाजपा का विरोध ज़्यादा दिखाई दिया है मुझे। हर जगह जो पहले वोट करते थे उन्होंने भी ये बोला है कि भाई जो हमने सोचा था वैसा हमें कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैं ये मान के चलता हूँ जो 400 पार का नारा है वो हवाई है। शायद 200, 250 या 300, अगर 250 से 300 के बीच में शायद आ जाएं। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाराज़ बहुत है इस बार वोटर। तो 400 तो एक सपना है, वो इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि भैया पाकिस्तान से लाने पड़ेंगे, यहाँ से लाने पड़ेंगे, ये सही बात है, एक फैक्चुअल बात अगर आप बोलो। 400 एक जुमला है, ना भाजपा ला पाएगी ना कांग्रेस ला पाएगी इतना, लेकिन हाँ बहुमत में शायद ही आ जाए, लेकिन बहुत ग्राफ डाउन होने वाला है इनका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसमें जो गठबंधन हुआ है पार्टियों का, उससे कुछ ना कुछ इस बार फर्क देखने को पड़ेगा। मतलब काफी कुछ नहीं, 150 से अधिक सीटें आएंगी। काफी गठबंधन अच्छा लड़ रहा है, दिमाग से लड़ रहा है अच्छे। और कॉम्बिनेशन पहले होता है ना कि गठबंधन हो जाएगा तो लड़ाई हो जाएंगी, तो वो नहीं देखने को मिला, ये अच्छी चीज़ है। आप बिहार में देखना काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां अच्छे से लड़ रही हैं, दिल्ली के अंदर भी लड़ रही हैं, और साउथ में तो बिल्कुल भी मतलब भाजपा का भी कुछ है नहीं। लोगों के बीच आपको क्या मुद्दे दिखे इस बार जो ग्राउंड में आप जा रहे थे, उसमें क्या लोग पहली बार बोल रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य है। सबको अच्छी शिक्षा चाहिए, तभी दिमाग विकसित होगा, नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, मेरा देश आगे बढ़ेगा, मेरे देश का युवा आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी आर्मी वाली जो बात है, अग्निवीर वाली जो बात है, अग्निवीर से एक मोटा तकबा, जैसे कहते हैं ना, जो बच्चे हमारे सुबह सुबह टहलते दिखाई देते थे, घूमते दिखाई देते, देश के लिए मेहनत करने के लिए जो घूमते थे, अब उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। वो भी चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि हम अग्निवीर ख़त्म कर देंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य है। ये 3 मुद्दों पे लोग अब चाह रहे हैं कि इन्हीं पे बातचीत हो, और सब तो हवाई हैं, 10 साल हो गए, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, कोई किसी को मार नहीं रहा, काट नहीं रहा। सबसे मेन जो 3 चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई, जिस स्कूल में अभी वोटिंग डल रही है, आप इसमें एक बच्चे को, अगर नर्सरी के बच्चे को पढ़ाओगे 2000 रुपये फीस है, अगर 2 बच्चे हैं तो मतलब मोटा। और वहीं पे रोज़गार की हालत आपको मालूम ही है, 84% से ज़्यादा यहाँ पे गरीबी रेखा हो गई है। तो ये सारी चीज़ देखिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए विवेक जी। और ये थे जो कि लोकल में तमाम जगहों पर जा करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों में, दिमाग में क्या है इस बार चुनाव को लेकर के। चुनावी प्रक्रिया के बारे में हमने इनसे समझा, और साथ ही बात की क्या कुछ इस बार ट्रेंड रहने वाला वोटिंग का। तो इसको देखते हुए आप खुद ही आपने देखा कि क्या कुछ इन्होंने कहा और क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।